दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आइए देखते हैं गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। ये प्रश्न बहुत ही आसान सा है, तो उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता, और भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या फिर खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो सही उत्तर है दोस्तों, गांधी के नाम के पहले महात्मा जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। FG स्लाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण या फिर महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है अनुग्रह नारायण। दोस्तों चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG स्लाई थे। इसके सदस्यों में DJ रीड, महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी थे, जबकि MEL टैन्नर सचिव थे। बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ये चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का जो है अभिप्राय था। और 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर ये विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। और एक किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी ने इस प्रथा के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। ऑप्शन है अवध, बिहार, बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है अवध। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद, सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना घटी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन शीघ्र ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और अधिक मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे और 1920 के मध्य वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन है इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या पटना। तो सही उत्तर है लखनऊ में। दोस्तों याद रखिएगा 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुआ और कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, NG रंगा, इंदुलाल याग्निक या राम मनोहर लोहिया।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा NG रंगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य में। दोस्तों आप जान लीजिए आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश या वर्तमान तेलंगाना के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। ये जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। नलगोंडा जो है वर्तमान में यादाद्री भुवनगिरी जिला के पोचमपल्ली गांव में प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया। ये स्वतः स्फूर्त प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना और अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर है आंध्र प्रदेश में। अब आइए देखते हैं ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? BT रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय या NM जोशी? तो सही उत्तर है लाला लाजपत राय। दोस्तों भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल थे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। देखिए इसमें से पूछा गया है कि 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। वर्ष 1928-29 तक जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1929 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इसलिए दिए गए विकल्पों में उत्तर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से, जो कि 1919 में हुआ था। प्रश्न है कि किसके विरुद्ध विद्रोह प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्यागी थी? तो उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस लौटा दी थी। अगला प्रश्न है रौलट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? आपको बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1916 से 1921 के मध्य जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय थे और इन्हीं के काल में 1919 में रौलट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। देखिए रौलट अधिनियम 1919, रौलट सत्याग्रह 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो इसमें हर जो है घटना एक ही वर्ष से संबंधित है, इसमें आपको बताना है। आप अगर जो मंथ जानते हैं तो सही कर लेंगे। रौलट अधिनियम ये मार्च 1919 में, और देखिए रौलट सत्याग्रह, तो रौलट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919। तो अप्रैल 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है ये 26 से 30 दिसंबर 1919 में हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2, 4 और 3। असहयोग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। तो सही उत्तर है
गोरखपुर। दोस्तों चौरी चौरा कांड की वास्तविक स्थिति 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रोधित भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी और यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि ये निष्ठुर बर्बादी है? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शौकत अली और मोतीलाल नेहरू। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, तो सही उत्तर ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व देते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्य अपनाने की बात अपने पत्र में कही। और असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कारण है कि इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो सही है, लेकिन कारण नहीं है। दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण चौरी चौरा की हिंसक घटना थी। साथ ही CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन का कड़ा विरोध किया गया था। और इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। इसमें देखिए कि कथन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। बिल्कुल सही है। कारण है कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। ये आपका सही नहीं है, तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइट की उपाधि लौटा दी थी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी उपाधियों या सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 के संदर्भ में। तो आप देख लीजिए कि स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था किसने। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। दोस्तों असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई जे पटेल थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर विट्ठल भाई पटेल थे, जो 1925 में इसके अध्यक्ष बने। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन से संबंधित है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण है कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य भारतीयों ने इसका विरोध किया। इसलिए प्रश्नगत कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है।
अगला प्रश्न है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? ऑप्शन है आपके भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल। तो सही उत्तर है पंजाब केसरी दोस्तों लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय, इनका जीवन काल 1865 से 1928। ये पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी किसने? तो उत्तर है मोतीलाल नेहरू यानी एमएल नेहरू ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी। इसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य सचिव थे और 2 मुस्लिमों और अध्यक्ष सहित कुल 9 लोग नेहरू समिति के सदस्य थे। अब आइए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से संबंधित प्रश्नों पर आते हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो आप जानते भी हैं जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में कांग्रेस का जो है वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था और ये अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पर लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। और आप जान लीजिए कि इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया और उस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? आपको बताना है। भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी या अस्पृश्यता उन्मूलन? तो सही उत्तर है अस्पृश्यता उन्मूलन। दोस्तों आप जान लीजिए कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है और स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता और अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं है और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को ही भारतीय विदेश नीति के रूप में माना जा सकता है क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता का नवगृहीत तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? 31 दिसंबर 1928, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1930 या 31 दिसंबर 1931 को? तो सही उत्तर है 31 दिसंबर 1929 को। आप जान लीजिए दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आइए देख लेते हैं। कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया। कारण है महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा की नीति अपनाई गई और आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष जो 11 मांगें रखी थीं उसमें नमक कर और नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई, न कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने की। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं आपको बताना है। 2 कथन हैं। महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, ये गलत है। और दूसरा है मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी,
तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर केवल 2 आपका सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यानी नवसारी जिला गुजरात में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सांकेतिक रूप में नमक कानून का उल्लंघन किया। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। और प्रश्न में दिया गया कथन एक असत्य है, जबकि नमक कानून तोड़ने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को सजा दी गई। तो कथन 2 आपका सत्य है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो सही उत्तर केवल 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था, आपको बताना है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर है अब्बास तैयब जी ने। दोस्तों आप जान लीजिए गांधी जी अपने 80 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव में 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसके उपरांत महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। उसके बाद आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया और इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी दी थी। अगला है दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, आपको बताना है। ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। तो सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी। दोस्तों आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था और वर्ष 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार जो है वो गिरफ्तार किए गए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट मूवमेंट के नेता कौन थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं। दोस्तों लाल कुर्ती आंदोलन के नेता जो थे खान अब्दुल गफ्फार खां थे। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया। इस संगठन को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। ऑप्शन है जनरल बीसी जोशी, मेजर धन सिंह थापा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली या प्रेम सिंह नेगी। तो सही उत्तर है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। दोस्तों याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।